का ऐलान किया है। ऊपर से हिंसा ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। मुख्य विपक्षी पार्टी मौजूदा सरकार के तहत चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहती। बीएनपी ने कई हफ्तों से सड़कों पर नाकेबंदी कर रखी है। बांग्लादेश दोराहे पर खड़ा है। बांग्लादेश में गहराते संकट के बाद ऐसी अटकलें भी गर्म हैं कि अगर हिंसा नहीं थमी तो सरकार सेना बुला सकती है और आपातकाल लागू हो सकता है। लोग इस राजनीतिक रस्साकशी से तंग आ चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि दोनों मुख्य पार्टियां लोकतंत्र के लिए नहीं लड़ रही हैं और न ही किसी नैतिक मूल्य के लिए। ये सत्ता की लड़ाई है। अवामी लीग चाहती है कि सत्ता में बनी रहे, बीएनपी सत्ता में आना चाहती है। लोगों को लगता है कि वे इस राजनीतिक जंग में बंधक बन गए हैं। पिछली बार भी बांग्लादेश चुनाव में काफी हिंसा हुई थी। 2006 में चुनाव का ऐलान होने के बाद ही दोनों पार्टियों में हिंसक टकराव शुरू हो गया था। अगले साल हिंसा के बीच आपातकाल लागू कर दिया गया और चुनाव टाल दिए गए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया टल गई और कार्यवाहक सरकार 2 साल तक देश चलाती रही। 2009 में चुनाव हुए जिसमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने जीत हासिल की। अनिश्चितता के इस दौर में बांग्लादेश ने अपना 42वां विजय दिवस भी मनाया। सिर्फ 4 दशक में बांग्लादेश ने कई बार लोकतंत्र और सैनिक शासन का दौर देखा है। बांग्लादेश में तनाव की स्थिति अब भी बनी हुई है। सुरक्षा बलों और जमाते इस्लामी के समर्थकों के बीच झड़पें आम हैं, जिसमें कई लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। शेख हसीना की सरकार पर दबाव है कि वो हिंसा को काबू में लाए, लेकिन लगता है अगले महीने होने वाले चुनावों से पहले ये हिंसा और बढ़ सकती है। प्रतीक्षा घिल्डियाल, बीबीसी न्यूज, ढाका। बांग्लादेश में जो उथल पुथल मची है उसकी आंच क्या सरहद के पार भी जा सकती है? क्या उससे पड़ोसी भारत को भी कोई चिंता होनी चाहिए? ये सवाल रखा हमने बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त IP खोसला के सामने। ना हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन शांतिपूर्ण अगर बांग्लादेश नहीं रहा, अगर हिंसा कुछ हद से बढ़ गया तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। यानी कि रेफ्यूजी आ सकते हैं और उसके अलावा हिंसा अगर पड़ोसियों में होती है, आपको पहचान है कि बांग्लादेश बहुत ही नजदीक पड़ोसी है। यानी कि हमारे जो बॉर्डर है, जो सरहद है हमारा बांग्लादेश सबसे लंबा है, पाकिस्तान से भी बहुत लंबा है, तकरीबन 4,000 किलोमीटर है। तो कुछ ना कुछ असर तो होता ही है अगर बांग्लादेश में हिंसा ज्यादा बढ़ जाए तो। बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त IP खोसला। शीत युद्ध खत्म होने के बाद से भारत आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के नजदीक आता गया और पिछले 1 दशक में तो दोनों की दोस्ती की काफी चर्चा हुई। पर भारत अमेरिका की दोस्ती अभी एक नाजुक दौर से गुजर रही है। विदेश सेवा के अधिकारी देवयानी खोबरागढ़ी की गिरफ्तारी दोनों देशों के बीच अहम की लड़ाई जैसी बन गई है। वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय बता रहे हैं कि भारत के कड़े रुख पर अमेरिका में क्या प्रतिक्रिया है। भारतीय राजनयिक के खिलाफ ये कदम पूरी तरह से सोच समझकर उठाया गया था और अमेरिकी विदेश विभाग की भागीदारी के साथ, लेकिन शायद इतनी तीखी प्रतिक्रिया की यहां किसी को उम्मीद नहीं थी। अब अमेरिकी राजनयिक और अधिकारी बार बार ये दोहरा रहे हैं कि एक घटना भारत अमेरिका रिश्तों को परिभाषित नहीं कर सकती। सुनिए भारत में अमेरिका के राजदूत रह चुके टिम रोएमर का क्या कहना है इस बारे में। हो सकता है कि गलती हुई हो, शायद इस मामले से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था, मगर हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं। विदेश मंत्री केरी के बयान से भी साफ है, भारत के साथ अमेरिका का रिश्ता बहुत गहरा है। ऐसी एक घटना पूरे द्विपक्षीय रिश्ते पर हावी नहीं होनी चाहिए। ओबामा प्रशासन इसे अब तक सिर्फ कानून के उल्लंघन की तरह देख रहा है। वॉशिंगटन में इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि भारत इसके कानूनी पहलुओं की तरफ क्यों नहीं देख रहा। लेकिन यहां मीडिया में ये सोच भी सामने आ रही है कि भारत में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता खासकर भारतीय मीडिया और मध्यम वर्ग में बढ़ी है और ये चुनावी मौसम भी है, तो ऐसे में भारत के तेवर तीखे होना स्वाभाविक है। अखबार ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका को एक मित्र देश के साथ शायद और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए था। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले दिनों और सालों में जब भी भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव या ठंडेपन की बात होगी, इस मामले का जिक्र जरूर आएगा। वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय। ग्लोबल इंडिया में आगे
भारत में हो सकती है सजा, मगर कानून जहां से आया वहां हो सकती है शादी। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की, फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। भारत में पिछले दिनों समलैंगिक अधिकारों पर जोरदार बहस हुई, जिसके केंद्र में थी IPC या भारतीय दंड संहिता की धारा 377। 4 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे पलटने का आदेश दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। समलैंगिक संबंधों को गैर कानूनी ठहराने वाला यह कानून 1863 में बनाया गया था, जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी। ऐसा कानून ब्रिटेन में भी था, पर यहां समय के साथ बदलाव होते गए और अब अगले साल यहां समलैंगिक शादियां तक होने लगेंगी। इस साल की फरवरी की एक शाम ये घंटियां बदलते समय की एक दस्तक थीं। हाउस ऑफ कॉमन्स ने समलैंगिक शादी को मंजूरी दे दी। The eyes to the right, 400. The nose to the left, 175. मगर बहस जोरदार हुई। सत्ताधारी गठबंधन की मुख्य पार्टी में ही सांसद बट गए। शादी मर्द और औरत के मिलन का नाम है। ऐसा सदियों से होता आया है। किसी भी सरकार के लिए इसे पुनर्भाषित करना दिन में सपना दिखाने जैसी बात होगी। क्या लाखों लाख लोगों की शादीशुदा जिंदगी केवल इस बात से खतरे में पड़ जाएगी कि चंद हजार लोगों को शादी का हक दिया जा रहा है? वो क्या कहेंगे, डार्लिंग हमारी शादी खत्म हो गई क्योंकि एल्टन जॉन ने डेविड फर्निश से मंगनी कर ली है। विपक्षी लेबर सांसदों के भरपूर समर्थन से बिल बहुमत से पास हो गया। समलैंगिकता पर इंग्लैंड में कानून एक समय ऐसे कठोर थे कि इसके लिए मौत की सजा तक का प्रावधान था। फिर 1861 में सजा को घटाकर उम्र कैद में बदला गया और अंततः 1967 में एक सरकारी रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद समलैंगिक संबंधों को गैर कानूनी माना जाना बंद कर दिया गया। इसके बाद समलैंगिकों की शादी के मुद्दे ने जोर पकड़ा और अंततः इस साल इंग्लैंड और वेल्स में समलैंगिक शादी को मंजूरी मिल गई। वैसे इस मान्यता को केवल कानूनी संरक्षण दिया गया है।
ऐसी शादियों पर आपत्तियां करने वाले चर्च, मस्जिद, मंदिरों पर शादी करवाने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। माना जा रहा है कि 29 मार्च 2014 ब्रिटेन में समलैंगिक अधिकारों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन होगा, जब देश में पहली बार समलैंगिक जोड़े शादी कर सकेंगे। BBC रिपोर्ट। ड्यूरेंट लाइन, मैकमहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन। कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों को इन सरहदों के नाम याद करने होते हैं, पर ये केवल नाम भर नहीं, इनके पीछे इतिहास है, इंसान है। ऐसे ही एक इंसान थे ब्रिटिश जज सिरिल रेडक्लिफ, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच रेखा खींचकर इतिहास बदल दिया। उन्हें लाइन खींचने के लिए मात्र 6 हफ्ते का समय दिया गया था। क्या बीत रही थी तब उन पर? इसी पर इन दिनों लंदन में एक नाटक चल रहा है, जिसे देखने गई BBC संवाददाता वंदना। You've drawn the border straight along the railway line. One rail in India, the other in Pakistan. Then we'll move the border. ये साल 1947 के वो 5 हफ्ते हैं जब आनन फानन में ब्रिटेन से बुलाए गए जज सिरिल रेडक्लिफ से कहा गया था कि भारत के 2 टुकड़े करने हैं। मेरे ख्याल से वो शालीन व्यक्ति थे, बिना भेदभाव वाले। उन्हें बहुत ही जटिल काम में झोंक दिया गया। रेडक्लिफ न्यायपूर्ण काम करना चाहते थे, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। वो इससे टूट जाते हैं। शुरू में उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये कितना बड़ा काम है और इसका मानवीय राजनीतिक असर क्या हो सकता है। कहते हैं कि रेडक्लिफ ने वो सब दस्तावेज और नक्शे जला दिए थे जो बंटवारे के गवाह थे। इसे ग्लानि कहिए, खौफ या कुछ और। नाटक में काम करने वाले कलाकार मानते हैं कि बंटवारे का खामियाजा आज की पीढ़ियां भी झेल रही हैं। I cannot become emotional. I cannot. Dead women, children. I cannot. I think it's playing out hugely still. I mean, if you look at Kashmir, it's still... विभाजन की औपनिवेशिक विरासत का बोझ आज भी लोग उठा रहे हैं। कश्मीर को देखिए, वो युद्ध क्षेत्र जैसा है। पाकिस्तान और भारत कई युद्ध लड़ चुके हैं। हजारों लोग 2 ऐसे देशों की लड़ाई में मारे जा चुके हैं जो 2 पीढ़ी पहले तक एक थे। ये सीधा असर है। भारत में मिले कुछ अनोखे अनुभवों के बाद ब्रितानी नाटककार हॉवर्ड ब्रेंटन को ये नाटक लिखने की प्रेरणा मिली। केरल में मैं ऐसे युवक से मिला जिसके पास पाकिस्तान में अपने पुश्तैनी घर की चाबी आज भी है। मेरी मुलाकात पाकिस्तान छोड़कर आए कई लोगों से हुई। तब मैंने सोचा कि बंटवारे की रेखा आखिर खींची किसने। यहीं से नाटक की शुरुआत हुई। When I got back to England, I asked myself, who drew this line? रेडक्लिफ तो कभी भारत लौट कर नहीं आए, लेकिन नाटक में दिखाया गया है कि कैसे बंटवारे की रेखा बेबसी और कड़वाहट पीछे छोड़ गई। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए नाटक में दिलचस्पी इसलिए होगी क्योंकि रेडक्लिफ की खींची एक लाइन ने रातों रात एक मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए थे, जबकि ब्रिटेन के लोगों के लिए ये नाटक इतिहास के एक सबक की तरह है कि कैसे ये बंटवारा लाखों लोगों की जान जाने की वजह बना। वंदना, BBC, लंदन। विभाजन की रेखा खींचने वाले रेडक्लिफ न तो इससे पहले कभी भारत गए थे, न इसके बाद, और न कभी इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा। मगर वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर उन इक्का दुक्का पत्रकारों में थे जिन्होंने उनसे विभाजन के कई साल बाद 1971 में लंदन में मुलाकात की। मुझे बहुत उसकी सिंप्लिसिटी और बड़ी ऑस्टेरिटी बहुत मुझे इम्प्रेस किया। दूसरा, उसने कोई बात छुपाने की बात नहीं कही। जो उन्होंने लॉर्ड टिक्टो ने कहा कि लाइन खींचते हुए तो मैंने लाहौर जो है देखा कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी ज्यादा है, पॉपुलेशन का तनासब मुस्लिम 55% और ये 45%, ये इतना कोई बहुत नहीं था। तो पहले लाहौर मैंने हिंदुस्तान को दे दिया। फिर जब मैंने देखा कि भाई पाकिस्तान के पास तो कोई बचेगा ही नहीं, शहर ही नहीं, क्योंकि कलकत्ता वेस्ट बंगाल में चला गया, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान भी था, तो वो ढाका तो कोई नहीं, तो ये तो फिर मैंने लाहौर को उधर से करके इधर कर दिया। ये बात सुनी थी उस वक्त भी कि भाई दुखी हैं, और मैंने नहीं पूछा उनसे कि आपने तनख्वाह ली, तो इसलिए इस सवाल पे मैं कैटेगोरिकल कोई बात नहीं कर सकता। ये हो भी सकता है क्योंकि आदमी सेंसिटिव था। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर। ग्लोबल इंडिया में आगे सुरों को समझाने की कोशिश, झूमने के लिए इशारा ही काफी।
इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मिन्नते हज़रते ईसा न उठाएंगे कभी, मिन्नते हज़रते ईसा न उठाएंगे कभी, जिंदगी के लिए शर्मिंदे एहसान होंगे, जिंदगी के लिए शर्मिंदे एहसान होंगे। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। स्तन कैंसर दुनिया भर में हर साल लाखों महिलाओं की जान लेता है। इसका खतरा उनके लिए और अधिक होता है जिनके परिवार में पहले किसी को यह कैंसर हुआ हो। पर अब जिन महिलाओं के लिए ज्यादा खतरा है, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। पता चला है कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक दवा से एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है, जिससे स्तन कैंसर को बढ़ावा मिलता है। ये स्तन कैंसर की असामान्य कोशिकाएं हैं। ऐसी महिलाओं को कैंसर होने का खतरा ज्यादा हो सकता है जिनके घर में किसी को कैंसर हुआ हो या जिनकी कोशिकाओं में ऐसे बदलाव दिखें जो कि कैंसर में बदल सकते हैं। ट्रिनिटी व्रीज ने अपनी मां एनी को कैंसर से लड़ते देखा है। खतरा उन्हें भी हो सकता है, पर वो अब खुश हैं क्योंकि अब उनकी जैसी महिलाओं के इलाज को लेकर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। वे पिछले 5 साल से एक परीक्षण में हिस्सा ले रही थीं, जिसके परिणाम आशा जगाते हैं। मेरी माँ को स्तन कैंसर था, इसलिए मुझे हमेशा लगता था कि मुझे भी स्तन कैंसर हो सकता है। इसलिए मुझे जब दवा के परीक्षण के बारे में पता चला तो मैं इसके लिए तैयार थी, और जब मुझे नतीजों का पता चला तो मैं हैरान रह गई क्योंकि नतीजे बहुत ही अच्छे थे। टिनी जैसी वो महिलाएं जिन्हें स्तन कैंसर का खतरा होता है, उन्हें स्तन कैंसर के एक परीक्षण में शामिल किया गया था। आमतौर पर कैंसर के जोखिम वाली 1000 महिलाओं में से 43 को 5 साल की अवधि में स्तन कैंसर होने की आशंका होती है, लेकिन जिन महिलाओं को एनास्ट्रोजोल नाम की दवा दी गई, उनमें ये संख्या घटकर 20 रह गई और इसका कोई साइड इफेक्ट भी लगभग न के बराबर हुआ।
इस तरह कैंसर का खतरा 53% यानी आधे से भी कम हो गया। एक डॉक्टर के अनुसार ये दवा पहले से ही इस्तेमाल हो रही थी, जिसे देखते हुए नया शोध किया गया है। हमने इस दवा का इस्तेमाल स्तन कैंसर के इलाज के लिए किया और हमने पाया कि जिन मरीजों ने ये दवा ली उन्हें दोबारा स्तन कैंसर होने का खतरा कम हो गया। फिर इसका परीक्षण स्वस्थ महिलाओं पर भी किया गया और हम ये देखकर खुश हैं कि नतीजे पहले जैसे ही मिले। अब ब्रिटेन में चैरिटी संस्थाएं चाहती हैं कि स्वास्थ्य विभाग स्तन कैंसर के बारे में बने दिशा निर्देशों की समीक्षा करे। उनका कहना है कि ये दवा ऐसी अनेक महिलाओं को मानसिक और शारीरिक पीड़ा से बचा सकती है जिन्हें कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। BBC रिपोर्ट। जेलों में कैदियों के मित्र संबंधी अक्सर उनसे मिलने जाते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं। बड़ा भावुक क्षण होता है ये सबके लिए, पर मुलाकातों के लिए जेल जाना कई वजहों से मुश्किल होता है। पर तकनीक ने अब यह दिक्कत आसान कर दी है। अमेरिका में कुछ जेलों में अब इन मुलाकातों के लिए वीडियो चैट का इस्तेमाल हो रहा है। अपने पिता को देखकर कैमरन और गैब्रियल नाम की ये बच्चियां बेहद खुश हैं। इन बच्चियों के पिता पिछले 6 हफ्ते से जेल में बंद हैं। एरिक को चोरी के आरोप में जेल जाना पड़ा है। उनकी बच्चियां अपनी मां शेना के साथ पिता से मिलने जाने के लिए अभी बहुत छोटी हैं। मैं स्कूल जाती हूँ और वो जेल में है, मुझे बहुत दुख होता है। स्काइप जैसी ही एक तकनीक की मदद से एरिक मैंसफील्ड और उन जैसे हजारों कैदी जेल से ही अपने परिवार से बात कर सकते हैं। इससे बहुत फर्क पड़ा है, मेरा दिन आसानी से कट जाता है। अमेरिका के वर्जीनिया का पोर्ट्समथ उन कई शहरों में से एक है जहां जेलों में वीडियो विजिटेशन की सुविधा दी गई है। गैरी हम्फ्रीज की कंपनी अमेरिका के 17 राज्यों की जेलों में ये सुविधा देती है। वो हर 1 मिनट की बातचीत के लिए 50 सेंट यानी करीब 30 रुपए लेते हैं। इससे पहले वर्जीनिया में एक नॉन प्रॉफिट विजिटेशन प्रोग्राम था जिस पर भी करीब 50 सेंट लागत आती थी। हमारा कारोबारी मॉडल ठीक उसी पर आधारित है, इसलिए मैं इसे मुनाफाखोरी नहीं कहूँगा। जेलों पर लागत कम करने का दबाव है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई तकनीक निजी मुलाकातों की जगह ले सकती है? हालांकि पोर्ट्समथ जेल के शेरिफ बिल वॉटसन को इसकी फिक्र नहीं है। मैं चाहूंगा कि ये निजी मुलाकातों की जगह ले ले, इससे आसानी होगी। हालांकि शीना अब भी चाहती है कि वो अपने पति से जेल जाकर मिले। मैं शायद महीने में कम से कम एक बार जाऊंगी। नहीं जाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उनकी बेटियां इस बात से खुश हैं कि कम से कम वो अपने पिता को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकती हैं। BBC रिपोर्ट। यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। ये करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस ज्वालामुखी में अक्सर विस्फोट होता रहता है। इस वजह से कई बार विमानों के उड़ान पथ में बदलाव करने पड़ते हैं ताकि ज्वालामुखी से निकलने वाली राख से विमानों को नुकसान न हो। माउंट एटना की ढलान पर कई गांव भी हैं। यहाँ आखिरी बार बड़ा विस्फोट 1992 में हुआ था। ताजा विस्फोट के कारण इटली के कैटेनिया एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा था। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह हम लेकर आएंगे वर्षांत का विशेष कार्यक्रम, जिसमें आप देखेंगे 2013 में आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कितना नुकसान पहुंचा और पूरे साल अमेरिका का दबदबा क्यों कम होता दिखा। संगीत क्या सुनकर ही समझा जा सकता है, और जो नहीं सुन सकते उनके लिए क्या संगीत का कोई मतलब नहीं? बिना सुने संगीत, लगता तो यही है कि संभव नहीं, पर जर्मनी की एक महिला अनुवादक ने इसे संभव कर दिखाया है। Start with the text and translate the text into the German Sign Language. मैं शब्दों से शुरुआत करती हूँ। पहले शब्दों का जर्मन साइन लैंग्वेज में अनुवाद करती हूँ, फिर ताल का। संगीत मेरे लिए जुनून है। संगीत सुनते वक्त आप कुछ महसूस करते हैं और मैं यही अनुभव बधिर लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं इसी का अनुवाद करती हूँ।
मेरे पास बधिर लोग आए और उन्होंने बताया कि उन्हें कॉन्सर्ट्स में दिलचस्पी नहीं थी। जाहिर है क्योंकि वो सुन नहीं सकते। वो अगर अपने दोस्तों के साथ जाएं और दोस्त थोड़ा बहुत उन्हें समझाते भी हों कि क्या हो रहा है, तो भी वो कॉन्सर्ट को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन अब वो बताते हैं कि उन्हें महसूस हुआ कि वो सचमुच कॉन्सर्ट में थे और फिर उसके बारे में वो एक दूसरे से बात भी कर सके। मुझे लगता है कि मैं कुछ खास हूँ क्योंकि मुझे स्टेज पर आना अच्छा लगता है। मुझे 2 चीजों से लगाव है, साइन लैंग्वेज और संगीत, और दोनों साथ करने का मौका मिले तो उससे अच्छा क्या होगा। Do it together. बिना सुने संगीत का सुख। इस हफ्ते ग्लोबल इंडिया में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार। जब अपना खाक पास समझे, वो हमसे खाक सारों को जब अपना खाक पास समझे, हम अपनी खाक सारी अपने हक में ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जनाब वजाहत हबीबुल्लाह साहब। वजाहत हबीबुल्लाह साहब, आप कई मरतबा मुजफ्फरनगर जा चुके हैं, खबरें वहां से ये आ रही हैं कि हालात ठीक नहीं हैं। आपका क्या तज्जिया है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? नहीं, मैं गया हूँ मुजफ्फरनगर जिला गया हूँ और सारा कमीशन वैसे गया है, मुजफ्फरनगर, शामली, फिर उसके बाद हम गए लखनऊ और वजीर आला से वहाँ हमारी बातचीत हुई। वजीर आला और वहाँ के जो सीनियर अधिकारी वगैरह है, चीफ सेक्रेटरी, DGP, होम सेक्रेटरी, उनसे सबसे विचार विमर्श हुआ, मशवरा हुआ और फिर मैं दोबारा गया हूँ मुजफ्फरनगर की। ये शिकायतें आने लगी थी कि कुछ एक एफिडेविट निकाला गया है जो कि एक काबिल एतराज़ था, तो उसके बारे में फिर मैंने जाके बातचीत की और उस वक्त मैंने जायजा भी लिया कि ये कैंप्स वगैरह जो है उसमें क्या हालात हैं। तो वैसे अभी तक पूरी तरह से आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हालात मामूल पे नहीं आए हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो अपने गांव को छोड़ के भाग गए थे वो अभी अपने गांव को वापस जा नहीं पाए हैं। हमें बताया गया था कुछ 6000 लोग ऐसे हैं मुजफ्फरनगर जिले में ही। तो मुजफ्फरनगर जिले में है तो फिर शामली में भी होंगे, लेकिन वो सारे कैंप्स में नहीं है। कैंप्स में कुछ कई 100 लोग अभी बाकी हैं और वहाँ के हालात, जैसे ये मीडिया वगैरह में भी रिपोर्ट्स आए हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी जो मेंबर है हमारे अक़लियती कमीशन की, बेगम फरीदा अब्दुल्ला खान, ये अब जा रही हैं वहाँ दोबारा। हमने ये जायजा लिया है
कि जब तक कि वहाँ जो लोग हैं अपने अपने गांव अपने अपने घर ना दोबारा बसाएं, तब तक कि जो हम चाहते हैं कि मामूल पे हालात बने तो वो बहुत मुश्किल है। और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि अब हम ये नहीं